बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर आज मैं कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। वैसे तो जो इजराइल एक मुल्क है वो बहुत छोटा सा मुल्क है अरब ममालिक के बीच में, और इसके चारों जानिब जो एक तरफ तो समुंदर है और बाकी जो तीन चार जो सिमतें हैं इसकी बाकी बचती हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े मुसलमान मुल्क हैं। उर्दन है, शाम है, मिस्र है, इराक है, ईरान है, तुर्की है, इसकी एक तरफ सऊदी अरब है, लबनान है। बहुत सारे मुल्कों के बीच में घिरा हुआ बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क है इजराइल, लेकिन इसका फितना बहुत बड़ा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आले सऊद यानी सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान और इसराइल के बीच में ताल्लुकात कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसराइल किस तरीके से मुसलमानों को तकसीम कर रहा है, दो हिस्सों में, बल्कि कई हिस्सों में तकसीम कर रहा है, लेकिन दो बड़े हिस्सों में मुसलमान मुल्कों को या मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को कैसे इसराइल तकसीम कर रहा है और किस तरीके से अपनी जगह मुसलमानों के बीच में बना रहा है। उसका जो एक्सपेंशन का जो मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, या इसराइल को बड़ा करने का, वो मंसूबा एक्चुअली क्या है, मैं आपको आज मैप्स के जरिए से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहला मैप आप ये देखें कि ये कितने बड़े बड़े मुसलमान मुल्क हैं जिनके बीच में इसराइल एक छोटा सा मुल्क है। यहां पे आपको लबनान नजर आ रहा है, आपको ईरान नजर आ रहा है, तुर्की नजर आ रहा है, उर्दन नजर आ रहा है, शाम नजर आ रहा है, मिस्र नजर आ रहा है, आपको यहां पे सऊदी अरब नजर आ रहा है। ये बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं। साथ इराक है एक मुल्क बहुत बड़ा, और लीबिया इस तरफ को अगर आप आ जाएं तो ये बहुत बड़े बड़े मुसलमान मुल्कों के बीच में एक छोटा सा एरिया है इजराइल का। ये पहले कितना हुआ करता था मैं आपको एक मैप के जरिए से समझाता हूं। ये यहूदी, इनका अपना मुल्क कभी भी नहीं रहा। 3000 साल पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में इनका मुल्क हुआ करता था, और उसके बाद फिर इनका मुल्क कभी भी नहीं रहा। यहूदियों के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये थोड़ी थोड़ी तादाद के अंदर आबाद रहे हैं, और ये हर मुल्क के अंदर कहीं ज्यादा या कहीं कम होते थे। फिर हुआ ये कि 20वीं सदी के आगाज में, यानी ये 1920, 1925, 1930, इस दहाई में, और फिर इसके बाद लगातार ये हिजरत करके यरूशलेम पहुंचना शुरू हो गए, जिसको इन्होंने एक मुल्क बनाने का फैसला किया था। ये कारोबारी लिहाज से बड़े मजबूत और बड़े तेज लोग थे, प्लानिंग बड़ी जबरदस्त करते थे। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में प्लानिंग की, और फिर अपने आप को मजलूम साबित करते हुए ये यरूशलेम और इसके आसपास आकर आबाद होना इन्होंने शुरू कर दिया। 1946 का मैप जो है वो अगर आप देखें उधर वाली साइड पे, तो उसका जो सफेद वाला हिस्सा है, वो एक हिस्सा उसका बता रहा है कि यहां पे इस तादाद के अंदर यहूदी आकर बसे थे, और बाकी जो सारा ग्रीन हिस्सा है वो आपको बताता है कि यहां पे इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान थे। फिर 2 साल के बाद 1948 का जो नक्शा है उसको अगर आप देखें तो देखें एकदम यहूदियों की तादाद में या उनके रकबे में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, और जो मुसलमानों का रकबा है जो कल तक ग्रीन था वो भी यहूदियों के हिस्से में चला गया। उसके बाद 1967 में एक और जंग हुई अरब ममालिक और यहूदियों के बीच में। 5 अरब मुल्कों के साथ यहूदियों ने लड़ाई की। यहूदियों को साथ भी बहुत सारा दिया जो मुसलमानों के मुखालिफ थे उन्होंने, और मुसलमानों की नाइतफाकी की वजह से यहूदी 1967 में ये जंग जीत गए। और फिर ये जो नया नक्शा आया उसके बाद, उसमें यहूदी अक्सरियत में कन्वर्ट हो गए, मुसलमान अकलियत बनते गए। फलस्तीनी जो हैं वो यरूशलेम और उसकी सराउंडिंग में अकलियत बनते गए, और जो इजराइल है वो अक्सरियत बनता गया। और सन 2000 आते आते ये नक्शे का आखिरी हिस्सा है, इसको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अब मुसलमान वहां पे जो फलस्तीनी हैं, जो वहां के एक्चुअली सैकड़ों साल से रहने वाले मुसलमान हैं, जो जमीन के मालिक हैं, जिनका वो होमलैंड है, वो कितने स्क्वीज हो गए हैं। गजा की एक पट्टी तक, यरूशलेम के कुछ इलाकों तक, या बिल्कुल छोटे छोटे पैचेस में उनको महदूद कर दिया इसराइल ने, और बाकी सारे इलाके पर कब्जा करके अपनी इसराइली रियासत बना दी है। तो 1948 में, 1956 में, 1967 में और 1973 में 4 जंगें यहूदियों ने, इजराइलियों ने लड़ी हैं। और उसके बाद जो अब नक्शा इसराइल का, उसमें एक खासा बड़ा हिस्सा उस पूरे एरिया का, जो पहले मुसलमानों के कंट्रोल में था, फलस्तीनियों के कंट्रोल में था, फलस्तीन की एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत थी वहां पे,
उस पर कब्जा करके इजराइल बना दिया उन्होंने और उसको दुनिया से तस्लीम भी करवा दिया। मुसलमान मुल्कों के और उनके बीच में हमेशा से बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब रहे। इवन इनको तस्लीम नहीं करते, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखते मुसलमान मुल्क। ये मुसलमानों ने हमेशा से इस चीज का ख्याल रखा और उसकी वजूहात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था कि यहूदी अपनी एक रियासत बनाएंगे और फिर वो किस तरीके से मुसलमानों के साथ एक आखिरी फितने के तौर पे एक जंग लड़ेंगे। और दजाल जो है, जो दुनिया का आखिरी फितनों में से एक है, वो भी यहूदियों में से ही होगा, इन्हीं से मुंसलिक है और बड़ी वाज़े अहादीस मौजूद है। इसलिए मुसलमान हमेशा से इनको एक फितना और खतरा समझते हैं अपने खिलाफ, और यहूदी भी इसीलिए मुसलमानों से नफरत करते हैं और मुसलमानों को अपने खिलाफ कभी भी इकट्ठा होने नहीं देते, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को वो भी बड़े अच्छे तरीके से पहचानते हैं। अब सिचुएशन ये है कि यहूदी इसको मजीद एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, इजराइल को। इजराइल के आसपास जो मुल्क हैं, जरा आप उनको एक दफा फिर गौर से देखें। ये वो सारे ममालिक हैं जो इस वक्त तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फलस्तीन पे कब्जा करने के बाद उन्होंने एक नया नक्शा जारी किया है। इसको वो 2-3 नाम देते हैं। एक उसको वो कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल, एक इस नए नक्शे को वो कहते हैं कि प्रोमिस्ड लैंड, कि वो जमीन जिसका वादा किया गया था उनकी पुरानी किताबों में या जो उनके पास पुराना इल्म मौजूद है, उस इल्म के मुताबिक उनको ये सारी जमीन मिलेगी और एक बहुत बड़ी इजरायली रियासत बनेगी इस खत्ते में। अब उसमें अगर आप गौर से देखें तो मदीना मुनव्वरा तक वो पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब के ऊपर बहुत बड़े एरिया पे वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह वो शाम के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, वो मिस्र पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो लबनान पे कंट्रोल कर रहे हैं। वो जब अपना नया नक्शा अप्लाई करते हैं तो आसपास के बहुत सारे मुसलमान मुल्कों का बहुत बड़ा एरिया जो है वो इजरायली कंट्रोल कर देते हैं, और ये है ग्रेटर इजराइल का मंसूबा, और ये उसका नक्शा भी आप देख रहे हैं जिसको वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट यहूदियों के रास्ते में थी वो थी सऊदी अरब, क्योंकि यहां मुसलमानों के मकामात मुकद्दसा हैं। मुसलमान उम्रा के लिए और हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं, और सऊदी अरब की वजह से और इस खित्ते की बरकत की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं, किसी भी मसलक से उनका ताल्लुक है, वो सारे के सारे अल्लाह के इस घर के साथ जुड़े रहते हैं। तो सऊदी अरब को कंट्रोल करना और सऊदी अरब की हुकूमत को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए। पाकिस्तान से उनकी नफरत जो है वो क्यों है, वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो अब तक, पहले दिन से लेकर अब तक इजराइल को न तस्लीम करता है, न किसी भी सतह का उसके साथ ताल्लुक रखना चाहता है, जितनी मर्जी लालच दे दुनिया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात के ऊपर पहले दिन से आज तक खड़ा है, लेकिन अरब जो है वो अनफॉर्चुनेटली खड़े नहीं हो पाए। इवन कभी किसी के साथ उनके ताल्लुकात बढ़ जाते हैं, कभी किसी के साथ बढ़ जाते हैं। मैं 2019 में फरवरी का ये वाकया है, मैं आपके सामने रख देता हूं। नेतन्याहू जो है इजराइल का वजीर आजम, उसने अमरीकी नायब सदर के जेर इंतजाम वारसा शहर में कुछ मुलाकातें की थी, और ये जो मुलाकातें उसने की थी इसमें सऊदी अरब का, यूएई का और 2 मजीद खलीजी रियासतों के वज़राए खारजा जो हैं वो इन मुलाकातों में जो इजरायली वजीर आजम है उसको मिले आकर। और इसमें किसी फलस्तीनी को शामिल नहीं किया गया, ना फलस्तीन या फलस्तीनियों के बारे में बात की गई, बल्कि ये ईरान के खिलाफ एक मुमकिन इत्तेहाद बनाने के लिए अमेरिका ने, इजराइल ने 4 मुसलमान मुल्कों के साथ मिलकर ये साजिश की थी। बाद में हुआ ये कि जब इजरायलियों ने अपना काम निकलवा लिया तो इस खुफिया मुलाकात की वीडियो को लीक कर दिया। जब ये वीडियो लीक हुई तो इन मुल्कों के अंदर अवाम ने बड़े सवालात उठाए कि हमारे तो उनके साथ सफारती ताल्लुकात ही नहीं है, तो हमारे वज़राए खारजा किस चक्कर में इजरायली वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल दे दे के मिल रहे हैं। तो इस पे बड़ी लहदे हुई थी, लेकिन इजराइल ने जानबूझकर, नेतन्याहू के दफ्तर ने इस वीडियो को लीक किया था कि वो देखे कि मुसलमानों का रिएक्शन क्या है, अभी कितनी गैरत इन मुल्कों में या इनकी अवाम में या इनके हुक्मरानों में अभी तक बाकी है। तो इस तरह की चीजें वो चेक करते रहते हैं मुसलमानों को। अभी थोड़ा सा पहले द जेरूशलम पोस्ट एक अखबार है, उसने 2020 में एक तजिया शाया किया था। उसमें उन्होंने कहा कि तब्दीली आ चुकी है, और तब्दीली ये है कि सऊदिया के लिए फलस्तीन अब टॉप प्रायोरिटी नहीं रहा।
सबसे बड़ा मसला जिसको सऊदी अरब समझता था फलस्तीन के मसले को, वो अब उनके लिए सबसे अहम मसला नहीं रहा। कुछ सऊदी अरब के लोगों को तो अब ये दुख सता रहा है कि उन्होंने फलस्तीनियों के लिए इजरायलियों का बाइकआउट करके अपने कई कीमती साल जाया किए और उन फलस्तीनियों के लिए किए जो उनको अप्रिशिएट भी नहीं करते या उनकी कोशिशों को या उनकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट नहीं करते। तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो जो इजरायली मीडिया है जिसका पूरी दुनिया पे कंट्रोल है, वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा अरबों के खिलाफ करते रहते हैं। लेकिन ये खाली प्रोपेगेंडा नहीं होता, इसमें कुछ चीजें बड़ी सीरियस हुई है और वो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं कि सऊदी अरब किस तरह से करीब होता चला जा रहा है इजराइल के, और उसमें इंडिया का एक बड़ा अहम रोल है। दिल्ली से जाने वाली फ्लाइटें जो सऊदी अरब जाती थी और सऊदी अरब से उनको कमर्शियल फ्लाइटों को इजराइल जाने की इजाजत दी गई, ये भी मोहम्मद बिन सलमान के दौर में हुआ यह है कि सऊदी अरब किसी किस्म के ताल्लुकात, किसी किस्म के राब्ते या एयर स्पेस इजराइल को नहीं देता था। लेकिन फिर न्यू दिल्ली ने कहा और इजराइल ने ख्वाहिश का इजहार किया और अमेरिका ने ख्वाहिश का इजहार किया, तो अपनी एयर स्पेस को खोल दिया सऊदी अरब ने इजरायली कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। और इस तरह इंडिया का इजराइल के साथ एक लिंक बनाने के नाम के ऊपर ये एक सिंबॉलिक एक्ट किया गया सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से। इवन अभी एक स्टेटमेंट है जिसको बड़ी तनकीद इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर की जा रही है, और ये स्टेटमेंट है फरवरी 2020 में, यानी इसी साल ये स्टेटमेंट सऊदी अरब के वजीर खारजा ने जारी किया है और फैसल बिन फरहान अल सऊद इनका नाम है। और इनका स्टेटमेंट ये है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार जरूर करेगा अमन मुआहदा होने के बाद। जो फलस्तीनियों के साथ अमन मुआहदा, जो डील एक अमेरिका करवाना चाह रहा है सो कॉल्ड, और जिसपे मुसलमान मुल्क कभी भी राजी नहीं होंगे, ना फलस्तीनी होंगे, तो सऊदी अरब उसको बहाना बना के अब ताल्लुकात इसराइल के साथ ऑफिशियली अपने जो है वो उनको ओन करने जा रहा है, इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने जा रहा है। ये मिडिल ईस्ट आई नामी अखबार के अंदर बाकायदा ये खबर, उनका बयान मंसूब करके उनके साथ छापा गया है सऊदी अरब के वजीर खारजा का। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये फरवरी 2020 का इंसिडेंट है। इसके अलावा 2018 में एक स्टेटमेंट आया था जो बहुत अहम स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का। मोहम्मद बिन सलमान ने पहली मर्तबा सऊदी अरब के किसी वली अहद ने इजराइल को तस्लीम किया है, इस तरह से छापा गया। इसको द अटलांटिक अखबार है और द अटलांटिक अखबार को अमेरिका में इंटरव्यू देते हुए, अमेरिकन मैगजीन है, इसको इंटरव्यू देते हुए कहा था मोहम्मद बिन सलमान ने कि फलस्तीनियों और इजरायलियों को हक है अपनी अपनी सरजमीन का। हालांकि इससे पहले जो सऊदीज हैं या सऊदी हुकूमतें हैं वो कभी भी तस्लीम नहीं करती थी उस जमीन पे इजराइल के हक को, लेकिन उन्होंने 2018 में इजराइल के हक को तस्लीम कर दिया। तो पहली मर्तबा एक सऊदी वली अहद ने 2018 में इजराइल को यह कहकर तस्लीम किया कि यहूदियों का हक है कि वो अपनी होमलैंड या अपनी जो एक जमीन है वो हासिल करें और अपना मुल्क वहां पे बनाएं, और यानी उसको तस्लीम पहली मर्तबा किया गया। इस बयान ने साबित किया है कि सऊदी अरब और इजराइल की हुकूमतों में खुफिया राब्ते और ताल्लुकात चल रहे हैं। ये तज्जिया पूरी अरब दुनिया से मुख्तलिफ अरब तज्जियाकारों ने इससे अखज किया कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो अभी दुनिया को नहीं बता रहे। उन्होंने एयर स्पेस भी खोल दी, इजराइल का जमीन के ऊपर हक भी तस्लीम कर दिया, और उनके वजीर खारजा ने यह भी कह दिया इस साल कि हम सऊदी अरब वाले इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करेंगे एक अमन मुआहदे के बाद। बज़ाहिर तो इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उनके पीछे ईरान की दुश्मनी बताई जाती है कि इन दोनों को ईरान से प्रॉब्लम है और इसलिए ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ये बहानाबाजी लग रही है। और बहानाबाजी क्यों लग रही है उसके पीछे मैं आपको हाल ही में होने वाली दो चीजें बताऊंगा जो मौजूदा, जो इस साल जो रमजान मुबारक में हुई है। इन रमजान मुबारक में हुआ क्या कि सऊदी अरब में एक MBC ग्रुप है। ये सऊदी अरब का जो हुकूमत का कंट्रोल्ड टेलीविजन है, ये वो ग्रुप है और इनके जेर इंतजाम मुख्तलिफ टीवी चैनल चलते हैं। इस पे 2 ड्रामाज चलाए गए रमजान मुबारक में। एक ड्रामा जो है वो एग्जिट 7 उसका नाम है अंग्रेजी में, और ये एक कॉमेडी ड्रामा है जो चलाया गया MBC टेलीविजन के ऊपर। अच्छा, इसमें किया ये गया इस ड्रामा के अंदर कि ये माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि इजराइल के साथ हमें कारोबार करना चाहिए, इजराइल के साथ हमें ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए,
और इजराइल के साथ जो लोग आपको कहते हैं ताल्लुकात बेहतर ना रखो, उनके साथ कारोबार ना करो, वो आपके दुश्मन है, इजराइली आपके दुश्मन नहीं है। तो आपको जो आगे बढ़ने से रोकता है वो है आपके दुश्मन। और इस साल रमजान मुबारक में जानबूझ के एग्जिट 7 नामी ड्रामे के अंदर जानबूझकर ये बहस जो है वो छिड़वाई गई और इसको मुख्तलिफ मौके पर पेश किया गया और ये पॉलिसी के तहत किया गया सऊदी अरब में। अब ये ड्रामा खाली सऊदी अरब में नहीं दिखाया गया, बल्कि ये आसपास के पूरे खित्ते में दिखाया गया और पूरे खित्ते के अंदर इस ड्रामा को देखा गया है। अरब दुनिया के अंदर बहुत गम गुस्सा पाया गया। एक और ड्रामा है उम्मे हारून। ये जो उम्मे हारून नामी ड्रामा है, इसमें एक नर्स का किरदार दिखाया गया। ये भी सऊदी अरब में चला है ड्रामा और उसमें यह बताया गया कि अरब और यहूदियों को जो है वो करीब लाया जाए। ये पहले बहुत करीब रहे हैं, एक दूसरे के बड़े दोस्त रहे हैं, तो अरबों की यहूदियों के साथ माजी में कोई दुश्मनी नहीं थी। इवन 1940 का हवाला दिया गया और उससे पहले टाइम्स का हवाला दिया गया और एक नर्स का करैक्टर है जिसके जरिए से इस सारे को मैनेज किया गया। अब ये प्रोपेगेंडा जो है वो सऊदी अरब में चलाया जा रहा है। इसके ऊपर, इन दोनों ड्रामा के ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया अरब अवाम ने। जो अरब मुल्क है वहां की जो अवाम है वो बहुत गयूर अवाम है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोपेगेंडा हम नहीं चलने देंगे और उसके ऊपर बड़े एहतजाज हुए। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आवाज उठाई गई, जिसके बाद सऊदी अरब के हुकूमत ने सऊदी प्रेस एजेंसी के जरिए से एक बयान जारी किया कि सऊदी अरब की काबीना की एक मीटिंग हुई है और उसमें यह तय पाया है कि सऊदी अरब फलस्तीनियों और उनके काज के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये स्टेटमेंट उनको बाद में जारी करना पड़ा, लेकिन ये गोंगलुओं से बट्टी झाड़ने वाली जो मिसाल है, इसको आप वो कह सकते हैं। एक्चुअली इस वक्त सऊदी अरब अमेरिका और इजरायली हुकूमत के काफी हद तक कंट्रोल में जा चुका है और वो इजरायलियों के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। दूसरी जानिब इजराइल का जो तौसी पसंदाना रवैया है, जो वो तौसी देना चाहता है अपने मुल्क को, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। ग्रेटर इसराइल का उसका जो मंसूबा है, जहां तक वो लेकर जाना चाहता है मदीना मुनव्वरा तक, वो उससे पीछे कभी नहीं हटेगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले नक्शे दिखाकर समझा दिया कि 1946 से लेकर 2000 तक 50 साल के अंदर, 50-55 साल के अंदर जो इजराइल है उसने कैसे एक्सपेंड किया फलस्तीनियों की जमीन पे, और अब वो आसपास के मुल्कों के तमाम के हालात तकरीबन खराब कर चुका है और सऊदी अरब की तरफ उसकी नजरें हैं और बाकी मुल्कों की तरफ नजरें हैं कि किस तरीके से वो अपनी उस जमीन के ऊपर कब्जा करे जिसका उसकी किताबों में या उसके पास मौजूद रिकॉर्ड के अंदर उससे वादा किया गया है। तो ये है इस वक्त इजरायलियों का मंसूबा और सऊदी अरब के उनके साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात। फलस्तीनियों के साथ शदीद तरीन जुल्म के बावजूद जो सऊदी अरब है वहां एक हम खामोशी देखते हैं, खासतौर पर अरब दुनिया में हम ये खामोशी देखते हैं कि वो इजराइल को चैलेंज नहीं कर रहे। इजराइल लगातार फलस्तीनियों को दबा रहा है, उनकी नस्लकुशी कर रहा है, उनके ऊपर हमले करता है, उनके ऊपर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर मजहबी पाबंदियां लगाता है और बेजा कत्लो गारतगिरी वहां पे वो कर रहा है। और वहां खवातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, वो सारी दुनिया समझती है और ये वो पॉलिसी के तहत कर रहे हैं और इसको अनाउंस करके कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आसपास बैठे हुए बहुत बड़े बड़े और ताकतवर अरब ममालिक अपने से बहुत छोटे मुल्क इजराइल को चैलेंज करने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक नाइत्तफाकी है और दूसरा इजराइल का वो प्रोपेगेंडा है जो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम मुल्कों के हुक्मरानों के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, अवाम की सतह के ऊपर फलस्तीनियों के साथ आज भी अरब की अवाम जो है उनके जज्बात हैं। इवन जो तुर्की है उसके जज्बात भी फलस्तीनियों के साथ हैं, ईरानियों के भी, इराक के रहने वालों के भी, मिस्र, लबनान, शाम, जॉर्डन, लीबिया, पाकिस्तान, इंडिया, तमाम ममालिक के मुसलमान फलस्तीनियों के साथ उनका दिल धड़कता है। लेकिन यहां जो हुक्मरान टोला है उसको बड़ी अच्छी तरह काबू किया हुआ इजराइल ने और यही उसकी कामयाबी का राज है। और मैंने आज आपके साथ जिक्र किया कि सऊदी अरब के और इजराइल के ताल्लुकात किस लेवल तक पहुंच गए हैं और किस तरह इजराइल सऊदी अरब को मैनेज कर रहा है और किस तरह आले सऊद जो वहां पे हुक्मरान हैं वो इजराइल को मौका दे रहे हैं एक्सपेंशन का। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि यहां पे इजराइल के लिए बड़े बड़े खतरात कौन से हैं और इजराइल उनको टैकल करने के लिए क्या कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।